नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 66th डे है और ये सुप्रीम कोर्ट का फोर्थ एंड फाइनल डे है। तो आर्टिकल 142 तक हमने कवर कर लिया था, तो 143 से आज स्टार्ट करेंगे। और 143 में क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। कुछ मैटर्स हैं उस पे प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं लीगल मैटर्स पे। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है, अर्थात द्रौपदी मुर्मू को ये पावर दिया गया है टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टू कैटेगरीज ऑफ मैटर। दो मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकती हैं वो, या फिर जो भी प्रेसिडेंट अवेलेबल है वो ओपिनियन ले सकते हैं। जिसमें पहला मैटर क्या है? ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। किसी भी फैक्ट पे जो कि आपको लग रहा है कि हाँ इस पे कुछ इंपॉर्टेंस, मतलब इस पे जो है ये मैटर जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कुछ कल को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम, तो उस पर प्रेसिडेंट जो है ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, अग्रीमेंट, कवनेंट, इंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। और ये जो है आपका दूसरा जो केस है डिस्प्यूट, यहाँ पे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, इसमें बेसिकली जो है वैसे ट्रीटीज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स जो हैं 1947 से 1950 के बीच में जो भी था, उनके बीच के जो भी एग्रीमेंट्स थे वो सारी चीजें देखा जाता है सेकंड सेक्शन में। और जो ये पहला है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज, तो ये फर्स्ट केस में जैसे कि प्रेसिडेंट ने इसका यूज किया था 1960 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मैटर था बेरूबेरी यूनियन, बेरूबेरी यूनियन केस ऑफ 1960। ऐसे तो बहुत बार यूज हुआ है। फिर 1993 में भी इसका यूज हुआ था राम जन्मभूमि केस में, और 2012 में इसको 2G स्पेक्ट्रम केस पे यूज किया गया था। तो पहला मैटर ये होता है। और दूसरा में जो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है 1947 से 1950, यानी हमारा देश जब आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ उस बीच में कोई ऐसी ट्रीटी है जो कि हमने प्रिंसली स्टेट से साइन किया है, उस मैटर पे जो है ओपिनियन ले सकते हैं प्रेसिडेंट, किसका? सुप्रीम कोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि जो ये पहला केस है जिसमें ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे बेरूबेरी केस हो गया या फिर राम जन्मभूमि केस हो गया, तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाध्य नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर एडवाइस। मे टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर एडवाइस, विच केस? फर्स्ट केस में। बट इन सेकंड केस जब बात ट्रीटी की हो, सेकंड केस में हमने देखा 1947 से 50 के बीच में जो भी ट्रीटी है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस प्रिंसली स्टेट्स, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज टू, यानी सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन। तो फर्स्ट केस में जब कोई लीगल मैटर पे कोई ओपिनियन लेना हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकती है कि हम नहीं देना चाहते। लेकिन दूसरे केस में जब बात ट्रीटी की हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं करेगी, शी हैज टू टेंडर द ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों केस जो है, पहले केस में और दूसरे केस में, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पहले केस में मे रिफ्यूज और मे टेंडर, सेकेंड केस में मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन। लेकिन दोनों केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन दिया हुआ जो है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है। अर्थात ये ओपिनियन जो है दोनों केस में प्रेसिडेंट पे बाउंडिंग नहीं है, यानी कि नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, ही और शी मे फॉलो और मे नॉट फॉलो, तो ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद आर्टिकल 144 144। आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल ऑथोरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी ऑथोरिटीज हैं, चाहे वो सिविल हो, जुडिशियल कैपेसिटी में हो, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, शैल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका यह मतलब हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये हो गए सिविल ऑथोरिटीज, या फिर जो भी जुडिशियल ऑथोरिटीज यानी कोर्ट हो गए,
तो ये हेल्प करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, जो भी उसके ऑर्डर्स एंड जजमेंट जो है वो पास किया है, तो जाहिर सी बात है उसका इन्फोर्समेंट का काम देश में, अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया बट उसको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने का काम जो होता है क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही होता है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स है, वो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पे बैन लगा दिया, ठीक है, क्रैकर्स पे, बट फिर भी लोग जो है पटाखे छोड़ रहे हैं, तो ये देखने का काम सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं है। उनके पास जज ही कितने हैं, 33+1 जज हैं। अब ये सब लोग तो देखने नहीं जाएंगे कि पूरे देश में क्या हो रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि इनके रूल को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये लोग एड करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये जो है आर्टिकल 144 में बताया गया है। अर्थात यहां भी लिखा हुआ इट मीन्स ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड कोर्ट मस्ट हेल्प द सुप्रीम कोर्ट ensuring its order and judgment are followed and enforced throughout the India। और फेलियर अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, फेलियर टू कंप्लाई, आपके ऊपर क्या लगा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखा था हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब जानबूझ के विलफुली जो है आप ब्रीच कर रहे हो या फिर विलफुली जो है आप ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है लगाया जा सकता है। आर्टिकल 145 में है रूल्स ऑफ कोर्ट एटसेट्रा। इसमें यह कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट या फिर एनी लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है अप्रूवल लेंगे प्रेसिडेंट का, वो अपने रेगुलेशन के लिए, अपने कोर्ट को फंक्शन कराने के लिए रूल्स जो है और रेगुलेशन जो है वो बना सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट जो होगा सारी चीजें, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सुप्रीम कोर्ट अपने लिए बना सकती है। अर्थात 145 जो है ये पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। यहां पे ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, मतलब वो जो कानून है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसके अलग से अपने लिए। तो इट कैन क्रिएट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन क्रिएट इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें जैसे लॉयर जो है, इनके एडवोकेट है, उनके कंडक्ट क्या होना चाहिए, अपील क्या होना चाहिए, कोई फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट लगाना है, किसी जजमेंट का रिव्यू करना है, तो उसके लिए अपने रूल बनाते हैं। जैसे इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया, जैसे NJAC एक्ट जो है उसको खारिज किया, तो कुछ लॉ जो है ये लोग बना सकते हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू जो है वो ये मैटर लेकर आए, तो इन्होंने अपने लिए जो है रूल वो बनाते हैं ताकि जो जुडिशियल ऑटोनॉमी है वो बरकरार रहे और जो लेजिस्लेशन का है वो अपना काम जो है देखते रहेंगे। जैसे इन्होंने स्पेसिफाई किया कि मिनिमम जज जो होंगे फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, उसमें कितने का होगा, मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठेगी, मिनिमम 5 जजेस की। या फिर 143 का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमने देखा, तो सपोज दैट कल को प्रेसिडेंट जो है 143 की मदद से एडवाइजरी ओपिनियन ले रहे हैं, तो मिनिमम जो है 5 जजेस की बेंच बैठेगी और वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। सिंपल यहां पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर डिसाइडेड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जज बेंच जो बैठी थी वो 13 जज की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में, और दूसरा सबसे जो है 11 जज बेंच बैठी थी गोलकनाथ केस में, ये 1967 में और केबीसी 1973 में। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑल अदर केसेस आर डिसाइडेड बाय सिंगल जज एंड डिवीजन बेंच, और जो ये जजमेंट डिलीवर होगा ओपन कोर्ट में होगा। ऑल जजमेंट्स आर बाय मेजोरिटी वोट, जैसे अगर मानो 5 लोग हैं तो इसमें मेजोरिटी चाहिए होगी 3:2 की, और लेकिन जो डिफर कर रहा है, जैसे ये 2 है, ये इनका डिफरिंग जजमेंट होगा, तो इनके भी जजमेंट को जो है वो ओपिनियन को दिखाया जाएगा, ये भी अपना ओपिनियन जो है जजमेंट जो है दे सकते हैं। जैसे केशवानंद भारती केस में जो अगेंस्ट में जजमेंट दिया था जिन्होंने, उनके भी जो जजमेंट है उसको ओपिनियन को भी पब्लिश किया गया था, तो ये आप दे सकते हो। आर्टिकल 146 में जो ऑफिसर्स होते हैं, सर्वेंट्स हुए, तो उनके एक्सपेंसेस का सुप्रीम कोर्ट जो है ध्यान रखेगी। आर्टिकल 146 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द अपॉइंटमेंट, तो इनके जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कोई डेलीगेटेड जज है या ऑफिसर है, वो अपॉइंट करते हैं इन लोगों को। कंडीशन ऑफ सर्विस, मतलब कि जो स्टाफ की सैलरी, अलाउंसेस,
लीव, पेंशंस, तो ये भी कौन डिसाइड करेगा? या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई डेलीगेटेड ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे। बट इस केस में जो कंडीशन ऑफ सर्विस में यहाँ पे प्रेसिडेंटियल अप्रूवल जो है वो जरूरी है, रिक्वायर्स प्रेसिडेंट अप्रूवल। जैसे पेंशन वगैरह देना है, क्या देना है, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, दैट इज सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, जो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ का, इसको कहाँ पे चार्ज किया जाता है? तो दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अर्थात टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका ये मतलब हुआ कि उनका डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बाधाएं ना पड़े। कल को पैसे ही ना हो तो कोई सर्वेंट है या फिर ऑफिसर है वो क्यों ही काम करेगा। अब जो ये आर्टिकल 146 था, हमने जो सर्वेंट्स वगैरह, स्टाफ वगैरह, उनके सैलरी, उनका कंडीशन ऑफ, इसका पर्पस क्या है? तो बेसिकली इसका पर्पस है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, यानी कि जो सरकार में बैठे हैं लोग, उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे फिनेंसेस को देखने के लिए। इट एम्पावर्स जुडिशरी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, पर्सनल एंड रिसोर्सेस इफेक्टिवली, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे ताकि एक फंडिंग जो है इनके पास आते रहे। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ताकि इनके जितने भी स्टाफ है वो एफिशिएंटली काम कर पाए। एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 147, जहां पे 147 में क्या है? इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के बारे में बताना हो सारी चीजें, क्या है क्या नहीं है। कोई सपोज दैट कोई बहुत ही लेंदी और टेक्निकल चीजें लिखी हुई है संविधान में, तो उसको एक सरल भाषा में, ताकि सारी चीजों को समझ सके लोग, या फिर जो जिसके लिए जजमेंट दे रहे हैं वो सारी चीज, तो समझाने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्वेज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात इन्होंने, जब केशवानंद भारती केस हुआ था, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म दिया था। तो इन्होंने बताया था कि हम बताते रहेंगे जजमेंट टू जजमेंट कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं है। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको समझाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है अंडर आर्टिकल 147 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 121 पार्लियामेंट में, 121 में ये लिखा गया है, और 211 के आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर में ये लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 121 और इन स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 211 211 with respect to the conduct of the judges of Supreme Court in the discharge of their duties। आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में। एक्सेप्ट कर सकते हो व्हेन एन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे जस्टिस वी रामास्वामी का देखा था हमने, तो उनको इम्पीच करने के लिए जो है एक मोशन लेकर आया गया था, तो इनके बारे में, इस जज के कंडक्ट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि इनका इम्पीचमेंट मोशन जो है वो कंसिडरेशन में है। तो इन सब पे आधारित जो है आप क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या ओनली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? नहीं। इट हैज ओनली ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इट हैज ओनली एडवाइजरी एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इट हैज ओरिजिनल, अपीलेट एज वेल एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जो है 131 में है, एडवाइजरी जो है 143 में है, बाकी अपीलेट जो है 132 से स्टार्ट होता है आपको, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर आएगा आपका सिविल 33 में, फिर आपका क्रिमिनल, फिर आपको अपील बाय स्पेशल लीव, फिर आपको अपील जो है जो फेडरल कोर्ट थे उसका 135 में है, और अपील बाय स्पेशल लीव जो है 136 में है। तो ये सब कुछ देखा था हमने, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो किसको पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 143 में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो एडवाइजरी नेचर का ही होता है, अर्थात ये एडवाइजरी नेचर का एडवाइजरी ओपिनियन जो है, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। यहां पे मतलब क्या है, कोई मैटर है उसको एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भेजा गया है, तो ये किस में है? 143 में, 143 में। The second largest bench constituted by the Supreme Court till date was in the
तो ये था गोलकनाथ केस में 1967 में। और जो सबसे लार्जेस्ट बेंच है वो 13 जज का बेंच था। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें जन्म हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनंसिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? तो ये किया था केशवानंद भारती केस इन द ईयर 1973। The minimum number of Supreme Court judges who can hear a case involving a substantial question of law as to the interpretation of constitution, तो कितना मिनिमम जो है 5 जजेस की बेंच चाहिए होगी। या फिर जब एडवाइजरी ओपिनियन हो देना हो उस पर भी मिनिमम जो है 5 जजेस की बेंच चाहिए होती है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट? जैसे हमने देखा आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट के मैटर को आप डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, वैसे ही 122 में जो है सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट के मैटर्स को हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब उसकी इंक्वायरी नहीं करेगी। तो यहाँ पे 122 होगा। और 121 में क्या है? 121 में हम उनके कंडक्ट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो आर्टिकल 127 है इसमें क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ये देखा था हमने। और 131 में क्या है? ये भी देखा था हमने, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। The advisory power of the Supreme Court of India imply that it may advise to the President on the issue of law or fact which are of public importance, advise to the Government of India on all constitutional matter, ऐसा कुछ देखा था? नहीं। advise to the Prime Minister, नहीं। advise to the all of the person, नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। The Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact on its initiative, नहीं। only if he seeks such advice, only if the matter related to the fundamental rights of citizen, नहीं ऐसा कुछ लिखा। only if the issue poses a threat to the unity and integrity of nation, नहीं। only if he seeks such advice, who, यहाँ पे ही का मतलब है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेंगे तभी देंगे, ऐसा नहीं कि खुद से देना शुरू कर दी, नहीं। And the last question of the day, consider the following statement: the Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact on its initiative on any matter of larger public interest if he seeks such advice, only if the matter is related to the fundamental rights of the citizen। क्या ऐसा कुछ था? तीसरा तो नहीं है। पहला देखते हैं, on its initiative मतलब खुद से, नहीं। तो पहला भी नहीं है। only if he seeks such advice, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो खत्म होता है और कल से हम स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कंप्लीट करने के बाद बाकी जितने भी जुडिशरी से संबंधित है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम यही एंड करते हैं। ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।